हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपका सीडीपी, हिंदी, इन दोनों की क्लासेस किए। इन सभी के पीवाईक्यू डिस्कस किए, जो आपके 7 जुलाई को हुए थे, जो आपके यहाँ पर जनवरी 2024 में एग्जाम हुए थे। उससे पुराने जो भी आपके पीवाईक्यू है, वो सभी आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। और पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट को पास करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी जो है आपके यहाँ पर 15 नंबर की आती है। 15 नंबर जो है हिंदी पेडागोजी से मिलेंगे। और ये पेडागोजी ना सिर्फ आपको हिंदी में हेल्प करेगी, जो आपकी दूसरी सेकंड लैंग्वेज होगी उसमें भी आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इससे पहले जो क्लासेस आपने चेक की होगी वो आपको मिल जाएगी सीटेट बाय एकता नैन करके। आपको सारी ही क्लासेस जो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सीटेट बाय एकता नैन। ठीक है, आपको इस प्लेलिस्ट को चेक करना है और सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपकी अरेंज की गई है, तो जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो क्या बताया, सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया, पुस्तकालय एक भंडारक गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बताइए कौन सा सही होगा। तो बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। देखो ये क्या कह रहे हैं, कौन सा पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। प्लस में इन्होंने क्या बताया, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बताइए बल्कि क्या देखा जाना चाहिए। इसमें क्या, अध्यापक और उसके दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे आपका यहाँ पर पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक का आपका सवसर पठन सर्वाधिक उपयुक्त होना चाहिए, मतलब रटने वाला जो पढ़ाई जाए इस तरीके से। ठीक है, पठन पर हम डिस्कस करेंगे। पठन के ऊपर जो आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होगी उसमें हम ये सारे देखने वाले हैं। आगे आपका शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने में मौका मिलना चाहिए। आगे बात करेंगे आपका पुस्तकों की संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये चारों आपके पास ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, क्यों हो जाएगा आंसर नंबर 2, चलिए देखते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जो आपका यहाँ पर सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सा आपका पाठ्य पुस्तक में जो आपका सवसर पठन है, मतलब बस चीजें आप करा रहे हो। बाकी में क्या, बाकी में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें दी है। और इन्होंने क्या पूछा, कौन सा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर सक्रिय होना, ये पॉजिटिव चीजें ये होनी चाहिए। आपका विविध प्रकार की विधाएं देख रहे हो, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आप चीजें करते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्या कर रहे हो, दूसरे के व्यवहार को जो है आप प्रदर्शित कर रहे हो आदर्श रूप में, तो ये भी आपका पॉजिटिव था। लेकिन जो आपका एकमात्र नेगेटिव था, जो नहीं होना चाहिए, वो ये था, कोई भी चीज सर्वाधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप पढ़ा ही रहे हो, आप सुन ही रहे हो, आप पर्सन ही पूछ रहे हो। कोई भी चीज जब आपकी अधिक हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, वो हमेशा गलत होगी। लिमिट में वो कोई भी चीजें अच्छी होती है, आप भी सुनते आए होंगे कि ये चीजें लिमिट में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग में सत्य है, वो है आपका पढ़ने के व्यवहार का आदर्श पठन के साथ साथ जुड़ाव। बिल्कुल, पुस्तकालयों में जो अनुभव मिलेंगे बच्चों को, उनको बढ़ावा देना चाहिए। वयस्कों की मूल्यवान भूमिका पर भी जोर देना चाहिए। आपने वाई घोष की पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, आपका मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। उससे क्या होता है, बच्चा सीखता है, उससे गाइडेंस मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, हेल्प मिलती है, इसके फोल्डिंग मिलती है, मचान, ये सब चीज क्या आपके यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है वो आपको सिखाते हैं, वो आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगी वो आपको सोल्व करने में हेल्प करते हैं। तो वही चीजें बताई। विभिन्न प्रकार की शैलियाँ टीचर को भी यूज करनी चाहिए, बच्चों को भी पढ़नी चाहिए। टीचर क्या करता है, विभिन्न प्रकार के शिक्षणों का प्रयोग करता है ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीखे। तो ये तो आपका होगा। ऐसे आपका सक्रिय वातावरण हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तीनों होंगे। लेकिन जो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन था वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी तीनों ऑप्शन क्या, ये बिल्कुल सही है। आगे पूछा जाए इनमें से कौन सा सही है, तो ये याद रख लेना। ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इतना ही डिटेल में आपको ऑप्शन पे काम करना है। अगर ऑप्शन पे काम करना सीख लिया तो आपका ये मानो सीटेट आपका 100% पास हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन पर काम कर लिया। तो यहाँ पर बात करें कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। देखो क्या दे दिया, नहीं करेगा। बताओ भाई कौन सा नहीं करेगा। प्रत्यक्ष विधि, आपका श्रव्य भाषिक विधि, आपका प्राकृतिक उपागम, या फिर आपका संप्रेक्षणात्मक उपागम। तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं करेगा।
नोट दिया है, तो बताइए कौन सा। तो इसमें एकमात्र ही आपका, अगर आपने इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा भी कभी पढ़ा है तो आप आराम से चले जाओगे। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका प्रत्यक्ष विधि होता है ना, ये आपका फॉर्मल बेस पे होता है। फॉर्मल मतलब जो आपकी स्कूल कॉलेज की लैंग्वेज है वही आप यूज कर रहे हो। अगर स्कूल में आपकी इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाओगे, और आजकल ऐसा ही होता है। जो आपके सीबीएसई बोर्ड वाले वो क्या करते हैं कि भाई इंग्लिश में पढ़ाओ, जबकि आपकी एनईपी क्या कहती है, बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाओ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपकी डायरेक्ट लर्निंग होती है, डायरेक्ट आपकी विधि होती है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में जाती है, क्योंकि ये जो है आपकी फॉर्मल तरीके से होगी। ये बच्चों को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती, ये आपके विद्यालय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये कब विकसित हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर पूछे या 19वीं सदी के अंत में विकसित, यह आपका क्लासिकल पद्धति, ये पूछ लिया जाएगा जो आपकी प्रत्यक्ष विधि है वो आपका क्लासिकल पद्धति है नहीं है, इस प्रकार से करके। इसमें क्या होता है, मूल भाषा के रूप उपयोग पर प्रतिबंध लग जाता है, और जो वहाँ का लक्ष्य भाषा है, मतलब सभी संचार और निर्देशन के लिए केवल एक ही लक्ष्य भाषा, कि अगर आपके ऑफिस में हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलोगे, उर्दू बोलते हो तो उर्दू ही आपको बोलनी पड़ेगी। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रदर्शन का उद्देश्य प्राकृतिक भाषा के अधिग्रहण को दोहराना है, मतलब जो चली आ रही है, जो आपके वहाँ पर एनवायरमेंट में जहाँ शिष्यों के पास जो है उपयोग करने के लिए दूसरी भाषा नहीं होती, उसके पास उसकी मातृभाषा या कोई अदर लैंग्वेज होती नहीं है। अगर आप किसी स्टाफ में चले गए, किसी ऑफिस में चले गए, अगर वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं तो आपको इंग्लिश ही बोलनी होगी, यही आपकी प्रत्यक्ष भाषा है, बस इतना याद रखो। ठीक है। बाकी ये डिटेल में जितना भी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा। इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, तो आप जाकर जरूर ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पर बात करेंगे साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता, मास्टरी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, किसमें जो है आपकी मास्टरी होनी चाहिए, डिकोडिंग और आपका भाषा अवबोधन में, सटीकता आपका ध्वन्यात्मक बोध में, आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह में, या फिर आपका दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान में। तो इन्होंने पूछा क्या, इस पर ध्यान देना। इन्होंने पूछा मास्टरी, साक्षरता मतलब सबसे बेस्ट जो है आप किसमें बनोगे। ठीक है। अगर आपको कोई अपना सब्जेक्ट बेस्ट करना है, आपको किसी फील्ड में बेस्ट होना, तो इनमें से क्या चीजें आप अपनाओगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। डेली आपकी 8 बजे क्लासेस होती है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है क्लासेस कब होती है। ये जो आपको क्लासेस मिलेगी ये आपको 8 बजे मिलती है। ठीक है। और इसमें जो आपके यहाँ पर CDP, आपका हिंदी वगैरह, ये सब मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, तो आप सभी जुड़ सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, डिकोडिंग प्लस आपका भाषा का अवबोधन। अब ये क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। अगर हम बात करें आपका डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या है, यह है लिखित प्रति को, मतलब अक्षरों को मौखिक ध्वनियों में अनुवाद करने और फिर उन्हें शब्दों को मिश्रित भाषा की मिश्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह लिखित जानकारी को पढ़ने और उस तक पहुंचने का आधार है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी ये मौखिक भाषा होती है, ध्वनि होती है, इनके अनुवाद को करेगा, अनुवाद करने में हेल्प करेगा, प्लस उन्हें क्या करेगा, मिश्रित करने की क्षमता, मतलब अलग अलग तरीके से जो है सीख पाए, लिखित जानकारी को पढ़ने तक तथा उनकी तक पहुंचाने का आधार है। डिकोडिंग क्या करता है, एक तरीके से पूरा सिखाता है, साक्षर बनाता है। ठीक है। साक्षर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग करना। ठीक है। डिकोडिंग आपका कम्युनिकेशन में भी आता है, डिकोडिंग कर पाओगे तो ही आपका कम्युनिकेशन होगा, और ऐसे ही लैंग्वेज क्या कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, लैंग्वेज से, और लैंग्वेज में क्या चाहिए आपकी डिकोडिंग। समझ में आई, भाषा की अवबोधन। इसका तात्पर्य होता है कि जो आपकी बोली जाने वाली भाषा है, लिखित भाषा के अर्थ को समझने से, यहाँ पर क्या गया, अर्थ को समझने से, और यहाँ पर क्या आता है, पहुंचाने तक उसे। ठीक है। उसके अनुवाद को, ये सब चीजें उसकी जानकारी को, क्षमता को संदर्भित करने पर, और यहाँ उसके अर्थ को समझने पर, भाषा का अवबोधन मतलब उसके मीनिंग को समझाने तक की बात यहाँ पर होती है। इसमें आपका शब्दावली का प्रयोग करते हैं, व्याकरण का, वाक्य संरचना, संदर्भ को समझना शामिल होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चों की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, आपका स्वागतीय और आपका आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त किसके, मतलब कौन से तरीके से होगा, उपयुक्त तरीके में किसमें अर्जित किया जाएगा, सबसे बेस्ट देखना है, बस बेस्ट देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी राम कहानी छोड़ो। इन्होंने क्या कहा, समावेशी होना चाहिए, बच्चों को आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए, प्रतिभागी होना चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके रंगीन आकर्षण परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, तपती धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, आगे देखेंगे, मुख्य
शिक्षार्थियों के अच्छे और स्वस्थ खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन को ध्यान से देखो, ये चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 ही एकमात्र है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आपका कह सकते हो टैग पॉइंट मिल गया। ठीक है ना, टैग वर्ड मिल गया। टैग वर्ड क्या मिल गया, विभिन्न आयाम। बाकी देखिए इसमें क्या कहा, सिर्फ आप आकर्षण के लिए परिवेश को, इससे आनंद मिल जाएगा। बाकी समावेशन की तो बात नहीं हुई, कट कीजिए। समावेशन की बात हुई, इसी वजह से विभिन्न आयाम आ गया। समावेशन मतलब विभिन्न अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे, विभिन्न आयामों में आपको पढ़ाना है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धति, आपको विधियों का प्रयोग करना है। इसमें क्या है, इन्होंने कह दिया कि भाई ये मत कराओ क्योंकि धूप है। ऐसा थोड़ी, आप सोल्यूशन भी तो ढूंढ सकते हो, ये तो नहीं होगा। और ये क्या कहा आपने यहाँ पर लास्ट में, कि शिक्षार्थियों को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल, नहीं ये बिल्कुल अलग है कि अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करोगे। तो समावेशी कहाँ चले गए, समावेशी पर भी तो बात करनी है ना, आपने समावेशी तो बिल्कुल खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका सकारात्मक है। ठीक है, मतलब आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड के थ्रू जाओगे, बहुत चीजें ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो समावेशन को बढ़ावा देता है, इससे क्या होगा, सकारात्मक तथा सहायक वातावरण को आपके यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। इसमें सक्रिय रूप से बच्चे भाग लेंगे और सीखने की विभिन्न प्रक्रियाएं को जो है प्रोत्साहित करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर प्योर पॉजिटिव था, बिल्कुल इसमें आपको डाउट होना ही नहीं था, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र विभिन्न आयाम कहीं पर आ रहे हैं, उसमें बच्चा अपना काम प्रदर्शित कर रहा है। मतलब सब बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चीजें दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। चलिए आगे बात करेंगे। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थियों की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? इन्होंने क्या कहा, मुख्य लक्ष्य से। बताइए, वास्तविक जीवन से भी जोड़ना है, परिस्थितियों से और उनके मुख्य लक्ष्यों से। बताइए कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि, आपका यहाँ पर श्रव्य भाषिक विधि, आपका प्रतीक, आपका प्राकृतिक उपागम, या फिर आपका संप्रेक्षण उपागम। ठीक है, बताइए, बहुत इजी है। अभी हमने 2-3 तो देख ही लिए थे। चलिए बताइए इसमें क्या होगा आंसर आपका। तो इसमें आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th। देखो फर्स्ट हमने पढ़ लिया, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि, बिल्कुल ऑफिस वाली लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिस की तरीके का इन्वायरमेंट जो बिल्कुल फॉर्मल होगा। अब फॉर्मल की बात करोगे तो आप वहां पर बच्चों को वास्तविक जीवन से तो नहीं जोड़ रहे। ठीक है, ये तो होगा नहीं। श्रव्य भाषा में सिर्फ आपकी श्रव्य से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाएगी। प्राकृतिक उपागम जो आपके इन्वायरमेंट में प्रकृति में रह के, लेकिन जो आपका संप्रेक्षणात्मक उपागम है यही तो है, इसी से तो आप यहाँ पर वास्तविक जीवन के अनुभव को वास्तविकता से आप खुद को डिनोट करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो, संप्रेक्षण के द्वारा ही पता लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रखना। बच्चे इसे बहुत ज्यादा गलत करके आए थे, तो आपको ये गलती नहीं करनी। तो अगर हम बात करें भाषा अधिगम के साधन और लक्ष्य दोनों के लिए जो है संचार पर जोर दिया जाता है। संचार ही चाहिए, तभी हम लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। यह वास्तविक जीवन के में भाषा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे शिक्षार्थियों की विभिन्न स्थिति, देखो यार, विभिन्न स्थिति में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को विकसित करते हैं। जब हम उनकी विभिन्न स्थिति की बात करें तो मतलब आपकी वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंटरैक्टिव होता है, आपस में जोड़ने वाली चीजें होती है। प्रासंगिक अधिगम होता है, मतलब जिस चीज पे बेस है उसी पे, जैसे कि वास्तविक जीवन पे है। ठीक है, शिक्षार्थियों को भाषा कौशल को हासिल करने में मदद करता है। व्याकरण के नियमों को, शब्दावली को रटने की बजाय रोजमर्रा के संचार में लागू करता है। क्या करता है, जो आपकी भाषा है ना उसे आपके जीवन में उतारता है, वास्तविक जीवन से जोड़ता है। समझ में आया? चलिए आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। कक्षा 5 की एक छात्र या एक विद्यार्थी रहती है, वो क्या कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। मतलब जैसे कि आप सीटेट की पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर पेपर देने से पहले आप क्या करोगे, अपने सारे नोट्स या खुद को एक बार एनालाइज करोगे। हाँ, कि अब मैं बिल्कुल काबिल हो गया हूँ, अब मैं सीटेट का पेपर निकाल सकता हूँ। अभी देखोगे, हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, मैं आराम से, मैंने PYQ भी लगाए, मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस भी की है। तो इससे क्या हुआ, आपने खुद को जांच लिया, इसके बाद जो है आप अपना परफॉर्म करोगे। तो ये क्या आपका प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन, या फिर आपका प्रारूपण, या फिर पुनः प्रारूपण। तो बताइए इन चारों में से क्या होगा। बस ऑप्शन को ध्यान से देखो, आंसर आपके सामने, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। देखो अगर बात करें पुनः की तो बात ही नहीं हुई ना, वो तो पहली बार ही तो कर रही है। ठीक है, वो अपने आप को सटीकता से जांच रही है, तो पुनः प्रारूपण नहीं होगा। ठीक है, ऐसी प्रारूपण नहीं होगा। सहपाठी मूल्यांकन तब होगा जो अपने दोस्त को कहते भाई एक बार तू मेरी चीजें देख ले, मुझे बता दे ठीक है क्या।
तो ये भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा प्रूफ रीडिंग, क्योंकि वो खुद की जांच कर रही है, वो एक बार फाइनल चीजें सबमिट करने से पहले एक बार खुद जांच रही है, तो ये क्या हो गया प्रूफ रीडिंग ही से बोलते हैं। चाहे आपका हिंदी में आए किसी में आए, प्रूफ रीडिंग यही होता है जब आप कोई भी काम सबमिट कर रहे हो, उसे सबमिट करने से पहले अपनी त्रुटि को समीक्षा करना, ठीक है, या ऐसे उद्योग की जांच करना, प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपनी नोट में नोट डाउन जरूर कर लो, ठीक है। जो आप अपने नोट्स बना रहे हो हिंदी के इन क्लासेस से, उसमें इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बात करेंगे। इस चरण में सामग्री की सटीकता को आपका परिष्कृत करने और सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो भी सामग्री है, जिस भी चीज पर बच्चे ने कार्य किया है, उसे पर क्या दिया जाएगा सटीकता से, उसने कैसे किया, कंप्लीट हो गया, प्रॉपर जांच वो करता है, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, अंतिम जांच देने की बजाय देने के छात्र के बयान को, मतलब एक तरीके से क्या है कि छात्र जो है लास्ट सबमिशन कर रहा है, लास्ट में सबमिट कर रहा है, उससे पहले वो एक बार जांच रहा है, वो है आपकी प्रूफ रीडिंग, बस, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। एक अध्यापिका कक्षा 2 में विद्यार्थियों के साथ विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जोड़ना चाह रही है, अच्छी चीज है, अलग अलग मेथड टीचर यहाँ पर अपना रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड TLM क्या है, टीचिंग, इससे क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। TLM पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी सीटेट में आई है। तो चलिए बताइए अब इसमें इन्होंने क्या कहा, कौन सा नहीं है, नोट बताना है, नेगेटिव चीजें ढूंढ तो आंसर मिल जाएगा। पहला क्या है चयनित सामग्री, ठीक है। आपका अधिमानत मतलब क्या है, स्थानीय रूप से निर्मित, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिसे आसानी से बदला जा सके, ठीक है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुदरी होनी चाहिए। चलिए चयनित सामग्री इस आयु के समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और आपके यहाँ पर सुरक्षित होनी चाहिए, तो पॉजिटिव चीज है। आगे क्या है, चयनित सामग्री जो टीचर ले रही है बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन करने तथा प्रयोग करने का अवसर दे, यहाँ अवसर मिल गया, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर खोजबीन भी बच्चे को करने को कह रही है, यह भी पॉजिटिव है। तो बताइए फर्स्ट और आपका सेकंड में क्या आंसर होगा, इन दोनों में से बताना है कौन सा जो है आपका अच्छा नहीं है मेथड, ठीक है। जो टीचर अपना रही है वो उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। अब आप बताओ, आप अगर टीचर होते तो इन दोनों में से कौन सा यूज नहीं करते, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये बहुत इजी है और आपके अकॉर्डिंग है, बताना इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे इन दोनों ऑप्शन में से क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा के पठन कोना सर्जित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस पर्सन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए जो पुस्तक का चयन हो रहा है, किस पर्सन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। बताइए क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करती है। क्या आप कोई भी पाठ्यचर्या इस तरीके से फिक्स करते हो कि वो जो आपका लक्ष्य है उसे संबोधित करे, या फिर आपका क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग में उपयोग होती है। चलिए, या फिर क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हो, क्या कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा राइटर होगा तो ही आप बच्चों को उन बुकों को पढ़ाओगे, उन बुकों को जो है आप लगाना है अपने पाठ्यचर्या में बच्चों की, नहीं, ये भी नहीं। चलिए आगे बात करेंगे। क्या पाठ्य पुस्तकें कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हो। बताइए कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। थर्ड तो आपका होगा नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ दे रखा है सिलेबस, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए बताइए इन तीनों में से कौन सा होगा, पहला, दूसरा या फिर चौथा, जल्दी। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, अधिकांश बच्चे, क्या पाठ्य पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ही पॉइंट है, वो क्या है आपका, यहाँ पर इन्होंने दिया है स्तर, क्या दिया है, स्तर, बस। अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे तो ज्यादा बेटर होगी। अब बच्चा थर्ड क्लास में, तो हम थर्ड क्लास के स्तर के अकॉर्डिंग ही बुक फिक्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 8वीं की क्लास की बुक बच्चों के इसमें लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके स्कूल वाले होते हैं वो बच्चों के लेवल के हिसाब से बुक सेट करते हैं कि हाँ थर्ड क्लास का बच्चा है तो उसे इतना सिलेबस होना चाहिए, इतना हमें पढ़ाना है, ठीक है। और सभी बच्चों के ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे किस प्रकार से करेंगे, अधिकांश विद्यार्थियों के स्तर को देखते हुए। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही है। वो ये चयन प्रक्रिया करते हुए सबसे पहले यही विचार किया जाता है कि कक्षा में जो है अधिकांश बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए लिखी गई है, मतलब ये किताबें जो है उनके लिए सही है या फिर नहीं है, उनके स्तर के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये किताबें बहुत अधिक कठिन ना हो कि छात्रों को संघर्ष ही करना पड़े और फिर ये सोचने लगे भाई मुझे तो आता ही नहीं कुछ,
प्रॉब्लम पाठ्य पुस्तक में, लेकिन बच्चा अपने अंदर कमी निकालने लगेगा, खुद को डिमोटिवेट कर देगा, तो ये चीज़ें गलत है। जैसा कि आप कह सकते हो आपके सीटेट के साथ भी ऐसा हो रहा है। सीटेट का लेवल कठिन नहीं था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपको देने लगे कि बच्चा ये सोचता है मुझ में कमी है, मेरा सीटेट नहीं निकल रहा, तो ये चीज़ें नेगेटिव है। इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो, सीटेट निकलेगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, जैसा पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग। और हमें क्या करना है, सकारात्मक प्रभावी पढ़ाने के माहौल को बढ़ावा देना है। ठीक है, स्वतंत्र हो गया, आपका स्तर हो गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए आगे बात करेंगे। इसका और आंसर आप बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है पाठ्य पुस्तक, बुनियादी चरण पर बताना, ये याद रखना। बताइए, पहला है मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। ये चारों ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके शिक्षण में आने लगे, ना सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, शिक्षण आपका सेम है लैंग्वेज में। लगभग कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में कुछ आपके पर्टिकुलर अलग टॉपिक ऐड कर रखे हैं, लेकिन हाँ कुछ मेन चीज़ें सेम है आपकी पेडागोजी की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखो, अगर हम बात करें मूर्त सिद्धांत, क्योंकि बुनियादी की बात की है, तो बच्चे को मूर्त चीज़ें जो है बहुत ही कह सकते हो हाई डिसऑर्डर में आ जाएगी, ये अभी नहीं आने वाला। ठीक है, ये हाई थिंकिंग में आ जाती है मूर्त, लेकिन बुनियादी बच्चों के लिए जो है हमें मूर्त पर नहीं जाना भी। वहीं पर बात करें हम आपकी, ठीक है, अगर तकनीकी बात करें तो पाठ्य पुस्तक डेवलपमेंट्स, ठीक है, में बच्चों के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उसमें जो है तकनीकों का यूज़ करते हो। तकनीकी सिद्धांत आप छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लास में आप छोटे छोटे पोस्टर लगाते हो, ठीक है, आप बच्चों को फिल्म दिखा रहे हो, छोटे बच्चे को कार्टून फिल्म दिखा रहे हो, कुछ बच्चों को सिखा रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है। ये तो वर्तमान समय में तकनीकी का बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। आगे बात करें पाठ्यचर्या सिद्धांत, सामग्री, इसमें क्या होगा आपका, इसमें सामग्री और कौशल को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यूज होता है। पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यचर्या से रिलेटेड, आपका पुस्तकों से, आपका सिलेबस से, इन सब चीज़ों से। आगे आपका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण क्या होता है, छोटे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। अभी जैसे बताया, आप एक फिल्म लगा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए अलग कार्टून फॉर्म में लेके आए हो, छोटे छोटे अलग अलग पोस्टर लेके आए हो, तो ये क्या आपका प्रस्तुतिकरण सिद्धांत को बताता है। तो ये तीनों जो है आपके सही है, लेकिन आपका जो मूर्त चिंतन है वो आपका थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, इसमें से प्रभावी तरीके से कौन सा सही नहीं है। एक होमवर्क क्वेश्चन ऊपर दिया, एक ये दोगे, चलो इसे हम खुद ही कर लेते हैं। चलो, इसमें क्या है, संप्रेक्षण के अभ्यास का अवसर देना। चलिए, व्याकरण के नियमों को तटस्थ करके सिखाना, वास्तविक संप्रेक्षण प्रस्तुत करना, वास्तविक प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड है, वास्तविक जीवन से या जिस चीज़ से आप पढ़ाना चाह रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड है वो चीज़ें, तो अच्छी चीज़ है, ये तो पॉजिटिव है। संप्रेक्षण कर रहे वास्तविक में, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नियमों को तटस्थ कर रहे हो, रटवा रहे हो, रटवाना बिल्कुल गलत पॉइंट हो जाता है। ठीक है, रूट लर्निंग, इट इज़ वेरी नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, वहीं अवसर देना बिल्कुल सही है संप्रेक्षण में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सेकंड बिल्कुल सही है। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू में क्या आ जाएगा, संप्रेक्षण को अवसर देना, वास्तविक संप्रेक्षण के साथ जोड़ना, प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। ठीक है, तटस्थ करना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, प्रभावी ढंग में इसका यूज नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने आपके काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। कोई पेड कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो आपका 999 रुपये में जो आपका कोर्सेज लॉन्च किया गया है। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट फ़ोन नंबर वगैरह मैं सब ऐड कर दूंगी, तो आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। चलिए, मिलेंगे आपसे कल 8 बजे। 8 बजे डेली आपकी क्लासेज होती है, तो सभी 8 बजे जुड़ जाया कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।